नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी क्रूज पर महाभारत की, क्योंकि काशी से क्रूज बांग्लादेश के रास्ते असम तक पहुंचना है। अब इसी क्रूज को लेकर सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने सरकार पर नाविकों का रोजगार छीनने का आरोप लगाया है, तो भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया। वहीं बात करेंगे शिवपाल यादव की, जिन्हें केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान ऐसा चुभ गया कि शिवपाल ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बात करेंगे अखिलेश के पास आए उस आखिरी मौके की, जो सपा को विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी दिला सकता है। साथ ही बताएंगे सीएम योगी के फीडबैक प्लान के बारे में, जो अफसरों पर लगाम लगाने के लिए है। वहीं बात करेंगे जोशीमठ की, जिस पर सरकार ने मुआवजे पर छिड़ी महाभारत से बचने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात क्रूज पर महाभारत निषाद वोट पर सियासत की, क्योंकि 13 जनवरी को पीएम मोदी काशी से विकास गंगा नाम के क्रूज को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये क्रूज 51 दिन का सफर तय कर 5 राज्यों और बांग्लादेश से होते हुए असम पहुंचेगा। अब इसी क्रूज पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि अखिलेश ने सरकार पर नाविकों का रोजगार छीनने का आरोप लगाया है, जिस पर अब भाजपा ने पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया। क्योंकि ये लड़ाई क्रूज और रोजगार से ज्यादा उस वोट बैंक की सियासत की है, जिसे अखिलेश अपने पाले में लाना चाहते हैं। क्रूज पर महाभारत, निषाद वोट की सियासत। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई? निषाद का नाम लेंगे, मछुआरों के इस तरीके से भड़काएंगे तो हमारे तरफ ये जाल नहीं, अब इसके उनके जाल में फंसने वाला मछुआ समुदाय नहीं है। अखिलेश ने उठाए सवाल, भाजपा हुई लाल। टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित होगा। काशी के रविदास घाट पर खड़े इस क्रूज को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत इस कदर गर्म हो गई कि भूचाल आ गया, क्योंकि क्रूज को सूबे की सरकार टूरिज्म के लिए मील का पत्थर बता रही। उसे अखिलेश यादव ने नाविकों के रोजगार का सबसे बड़ा विलन बताकर न सिर्फ भाजपा पर हमला बोला, बल्कि नाविकों के जरिए निषादों के एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी, या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी, तो उसको क्यों खत्म कर दिया? अखिलेश के इस हमले पर भाजपा पलटवार के मोड में आ गई। वहीं ओबीसी आरक्षण की तरह उसने निषाद पार्टी के नेता और अपने सहयोगी संजय निषाद को आगे कर दिया। देखिए, रोजगार तो अंग्रेजों ने छीना था, पिछली सरकारों ने बचा खुचा छीन लिया था। इनके हाथ में 70 साल सत्ता थी, ये भी सताए। अंग्रेज तो सताए थे कानून बनाकर, पिछली सरकारों ने कानून हमारा आरक्षण छीन कर, फंसा कर, बर्बाद कर दिया, हमें सताए। उनके हाथ में कलम थी, तो इन्होंने क्या लिखा था, क्या दिया था? तो है कि निषाद का नाम लेंगे, मछुआरों के इस तरीके से भड़काएंगे तो हमारे तरफ ये जाल नहीं, अब इसके उनके जाल में फंसने वाला मछुआ समुदाय नहीं है। टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी किसी नदी की यात्रा है, जो काशी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ तक जाएगी। बांग्लादेश बीच में है, तो 2 देशों को जोड़ते हुए एक यात्रा है। धार्मिक नगरी वाराणसी से क्रूज की शुरुआत कहीं ना कहीं राजनीति को गर्म कर रही है। बात अगर गंगा विलास क्रूज की करें, तो गंगा विलास क्रूज के शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा। लेकिन अब यह देखना होगा कि विकास की गंगा की धार में जो क्रूज की सवारी है, वो पर्यटन को निखारती नजर आती है, या फिर डगमगाती हुई नैया के पीछे कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसको धार देती हुई नजर आती है। जानकारों की माने तो ये क्रूज बहाना है। अखिलेश यादव का मकसद निषाद वोट पर निशाना है, क्योंकि पूर्वांचल में गंगा पार वाले इलाकों में निषाद वोट की एक बड़ी आबादी है, या यूं कहें कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये निषाद वोट ही तय करते हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से निषाद वोट का झुकाव भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है।
निषाद समाज से आने वाले संजय निषाद न सिर्फ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि निषाद पार्टी को उसकी ताकत का एहसास पहली बार अखिलेश यादव ने ही कराया था। क्योंकि 2018 में जब गोरखपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तब निषाद पार्टी ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को न सिर्फ हरा दिया था बल्कि यूपी की सियासत में निषाद वोट की ताकत का एहसास करा दिया था। लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो निषाद पार्टी ने भाजपा से हाथ मिला लिया, जिससे अखिलेश का निषाद वोट के जरिए भाजपा को हराने का ख्वाब अधूरा रह गया। बीजेपी तो निषादों की भी विरोधी है और जो नाविक है उनके भी विरोधी है, उनके मूल व्यापार को भी खत्म करना चाहती है। चाहे आपने नहीं देखा क्या, प्रयागराज में निषादों की नाव को, नाविकों केवटों की नाव को, मल्लाहों की नाव को जेसीबी से तोड़वाने का काम किया था। हालांकि अखिलेश बीच बीच में फूलन देवी की मूर्ति के जरिए निषाद वोट को साधने की कोशिश करते रहे हैं और अब अखिलेश फिर एक बार निषाद वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभाव ये डालेगा कि जो यात्री आते हैं, वीआईपी यात्री, वो हम लोग को वोट से घूमते हैं, तो हम लोग के वोट से नहीं घूमकर वो क्रूज से चले जाएंगे। राजनीति तो हम लोग करना जानते नहीं, हम लोग नाविक है, लेकिन एक क्रूज का वादा करके इतना क्रूज ला दिए हैं। वो लॉन्ग ड्राइव के लिए चलाए, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस क्रूज से वाकई नाविकों को नुकसान होगा, क्योंकि इस क्रूज को 51 दिन का सफर तय कर वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम पहुंचाया जाना है, जिसमें विदेश से आने वाले टूरिस्ट सफर कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि इस क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं, जिसके लिए टूरिस्ट 22 से 38 लाख रुपए तक खर्च कर रहे। खुद पीएम मोदी इस क्रूज को 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात केशव चालीसा पर शिवपाल का हमला, कौन ले रहा है आजम से बदला? ये सवाल शिवपाल यादव के इन तीखे तेवर के बाद खड़े हो गए, क्योंकि जब से शिवपाल सपा में लौट कर आए हैं तब से एक सवाल खड़ा है कि सपा में शिवपाल को कौन सा पद मिलेगा। और इसी को लेकर एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल पर हमला बोला था, जिस पर अब पलटवार करते हुए शिवपाल ने न सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि आजम खान पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी सरकार को निशाने पर ले लिया। केशव चालीसा पर शिवपाल का हमला, कौन ले रहा है आजम से बदला? नहीं चाहिए पद वाला सम्मान, जसवंत नगर से शिवपाल का ऐलान। जब से शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में किया, तब से एक ही सवाल हर कोई पूछ रहा कि शिवपाल को समाजवादी पार्टी में कौन सा पद मिलेगा, क्योंकि मैनपुरी के नतीजे को आए 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक पद वाले सस्पेंस से पर्दा नहीं उठा और अब भाजपा भी शिवपाल पर इसको लेकर निशाना साधने लगी है। एक ऐसा ही हमला शिवपाल पर एक दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था, जिन्होंने कहा था कि शिवपाल दिन रात अखिलेश और डिम्पल के नाम की चालीसा कर रहे हैं ताकि उन्हें पद मिल जाए, जिस पर अब शिवपाल ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि साफ कर दिया कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है, पद की मुझे कोई जरूरत है नहीं। बताओ, कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें नहीं जानता हूँ? और समाजवादियों को तो कल्चर रहा है, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के, क्या इन पर कोई पद रहे? तो हम तो उनकी परंपरा पर चलने वाले लोग हैं। शिवपाल पद नहीं मिलने पर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे नामों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई शिवपाल बिना पद के जीवन भर सपा में रह पाएंगे? क्योंकि यही शिवपाल थे जिन्होंने अखिलेश के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था और बीते 6 साल में चौथी बार है जब अखिलेश से उनका समझौता हुआ। शिवपाल यादव ने आज साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी भी पद की जरूरत नहीं है और उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शिवपाल यादव को नहीं जानता।
शिवपाल यादव ने इटावा में ये भी कहा कि चाहे वो जयप्रकाश नारायण रहे हों या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, उन्होंने हमेशा ही बिना किसी पद के ही काम किया है और उसी तरीके से शिवपाल यादव भी बिना पद के ही काम करेंगे। हालांकि शिवपाल जब से सपा में लौटकर आए हैं मंझे हुए नेता की तरह बैटिंग कर रहे, क्योंकि वो न सिर्फ अखिलेश डिंपल की ढाल बनकर खड़े नजर आ रहे बल्कि आजम खान के मोर्चे पर भी भाजपा को खुली चुनौती दे रहे। अब इन पर झूठे झूठे मुकदमे लाद करके कुछ लोग उनके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवपाल बिना पद के सपा में अपनी वो जगह बना पाएंगे जो मुलायम सिंह यादव के वक्त थी, और क्या अखिलेश मुलायम की तरह शिवपाल को फ्री हैंड दे पाएंगे? क्योंकि ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हैं कि अभी तक शिवपाल की भूमिका क्या होगी ये साफ नहीं हो पाई। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश बुनाएंगे आखिरी मौका या भाजपा मारेगी जीत का चौका। यह सवाल 5 सीट पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर खड़ा हुआ है, क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन भाजपा ने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि ये बता दिया कि वो एमएलसी चुनाव में कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि भाजपा इस जीत से जहां नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ जाएगी, वहीं सपा ने अगर भाजपा को रोक दिया तो उसे विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी मिल जाएगी। तुम्हें आसमान पर है, क्योंकि इन 5 सीटों को जीतकर जहां भाजपा विधान परिषद में जीत का ऐसा पराक्रम दिखाना चाहती है जहां उससे पहले कोई नहीं पहुंच पाया। भाजपा के लिए बात इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस सदन में 5 साल पहले यानी 2017 में भाजपा के सिर्फ 7 सदस्य थे, वहां आज उसके 75 सदस्य हैं, और अगर उसने 30 जनवरी को होने वाले चुनाव को भी जीत लिया तो उसके सदस्यों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 सीट पर चुनाव होना है, उसमें 3 पर भाजपा का ही कब्जा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, उसके बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि शायद जल्द ही जो मनोनीत कोटे की 6 सीटें हैं वहां पर जो एमएलसी हैं उनके नाम की घोषणा राजभवन कर सकता है। मतलब जिस मुकाम पर कभी समाजवादी पार्टी नहीं पहुंच पाई, बसपा नहीं पहुंच पाई, कांग्रेस नहीं पहुंच पाई, वहां भाजपा पहुंचने वाली है। लेकिन भाजपा का लक्ष्य इससे भी आगे का है, क्योंकि विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 6 सीटें लंबे समय से खाली चल रही। माना जा रहा कि जल्द इन सीटों पर एमएलसी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले सीएम योगी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है। हालांकि भाजपा में लंबे समय से ये चर्चा है कि इस बार पार्टी की तरफ से क्षेत्रीय अध्यक्षों को विधान परिषद भेजा जा सकता है। और इस बार पहली बार हम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर उन्नाव की सीट है, झांसी प्रयागराज की सीट है। हमारे प्रत्याशियों ने, जो घोषित प्रत्याशी हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है लगभग 1-1.5 वर्षों में। तो मुझे विश्वास है कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी 5 विधान परिषद की सीट जीतेगी। इसमें ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी और कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी के कुछ प्रदेश पदाधिकारी भी विधान परिषद भेजे जा सकते हैं। इनमें जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है उसमें ब्रज बहादुर और संतोष सिंह का है। इसके साथ ही एक पूर्व सांसद और वर्तमान में प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही पार्टी की महिला नेता को भी विधान परिषद भेजा जा सकता है, जबकि 2 नाम केंद्रीय टीम के इस लिस्ट में बताए जा रहे, जिसमें एक नाम जाने माने हिंदी के कवि का बताया जा रहा। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से वहां पर भी जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की बीजेपी कोशिश कर सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी संगठन से जुड़े कुछ लोगों को भी विधान परिषद भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एमएलसी बन सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने 2 नाम अपनी तरफ से उस लिस्ट में भेजे हैं।
इससे भाजपा के सदस्यों की संख्या न सिर्फ बढ़कर 80 के पार हो जाएगी, बल्कि विपक्षी दल की ताकत बहुत कम हो जाएगी। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सपा के पास विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी पाने का यह आखिरी मौका है। लेकिन जिस तरह से नामांकन के मौके पर भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई, उससे साफ है कि भाजपा एमएलसी के इस चुनाव में कोई ढील नहीं देना चाहती। हर्ष की बात यह है कि शिक्षक चुनाव से संबंधित उन्नाव से, कानपुर से और कानपुर देहात से जो संख्या आई, उसमें बड़े संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति, महिला शिक्षिकाओं की उपस्थिति, ये देखकर यह निर्णय करने को मजबूर करती है आपको बताने के लिए कि ऐतिहासिक जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। हर चुनाव एक चुनौती होता है, वो एक वोट से जीता जाए या लाखों वोट से जीता जाए। एक नीतियों का, एक सिद्धांतों का होता है। जन जन तक अपनी नीति और सिद्धांतों को पहुंचाकर अधिक से अधिक लोकतंत्र में अपने पक्ष में लोगों को करना, ये चुनाव भी उसका एक हिस्सा है। इसीलिए हम सब यहाँ पर इस चुनाव के मैदान में हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी परिषद की लड़ाई में भाजपा का विजय रथ रोक पाएगी, क्योंकि मैनपुरी की जीत के बाद ये पहला मौका है जब सपा और भाजपा फिर से आमने सामने है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये तस्वीर आपने देखी और जिस तरीके से विधान परिषद चुनाव के लिए फील्डिंग हो रही है, वो तमाम चीजें चल रही हैं। और अब बात करेंगे योगी का फीडबैक प्लान, बेलगाम अफसरों पर लगेगी लगाम। क्योंकि जब से यूपी में भाजपा की सरकार बनी है, विपक्ष इस बात को लेकर निशाना साधता रहा है कि सरकार में मंत्री और विधायकों से ज्यादा अधिकारियों की चलती है। और सीएम योगी की बैक टू बैक बैठक और विधायक और सांसदों से संवाद विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। क्योंकि सीएम योगी न सिर्फ 9 मंडलों के विधायक और सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं, बल्कि वहां के हर एक अधिकारी का फीडबैक ले चुके हैं। और अब जिस तरह से 21 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ, उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी का फीडबैक प्लान, बेलगाम अफसरों पर लगेगी लगाम। एक्शन में सरकार, यूपी के विकास का रोड मैप कितना तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो पहले भी मंडलों की समीक्षा बैठक करते रहे हैं, कभी उन मंडलों में जाकर तो कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन इस बार जो बैठकों का दौर शुरू हुआ, उसमें सीएम योगी का अंदाज बदला हुआ है। क्योंकि समीक्षा बैठक में उस मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के विधायक और सांसदों को बुलाया जा रहा और उन्हें बाकायदा पूरी तैयारी के साथ आने को कहा जा रहा, जिसमें उनके जिले में विकास की योजनाएं चल रही। सीएम योगी की कोशिश ये जानने में है कि उन जिलों में कितना काम हुआ और वहां के अधिकारी कितने मुस्तैद दिखे। क्योंकि जब से यूपी में भाजपा की सरकार बनी, विपक्ष सवाल उठाता रहा कि सरकार में मंत्री विधायकों से ज्यादा अधिकारियों की चलती है। और ये बात कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंची। और अब सीएम योगी न सिर्फ विधायकों और अधिकारियों के बीच समन्वय बैठाने की कोशिश कर रहे, बल्कि बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाते नजर आ रहे। एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश के विकास का खाका खींचना, तो दूसरी तरफ इन बैठकों के माध्यम से सांसदों और विधायकों से संवाद कर उनके क्षेत्र में जो सरकार की विकास की योजनाएं चल रही हैं, उनको जमीन पर जल्द से जल्द उतारना। तैयारी है 2024 की। भाजपा सरकार की कोशिश है कि जब चुनाव के दौरान वो जनता के बीच जाए तो उन्हें बता सके कि डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किए हैं और उन कामों को जमीन पर दिखाया भी जा सके। सीएम योगी अब तक 9 मंडलों के विधायक और सांसदों के साथ बैठक कर उनके जिलों में चल रहे काम का पूरा फीडबैक ले चुके हैं। इतना ही नहीं, सांसद और विधायक जब इस बैठक में जाते हैं तो उनके जिले में क्या कुछ समस्याएं हैं, जनता किन चीजों को लेकर नाराज है, इसका भी फीडबैक सीएम को दिया जाता है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने किसानों का बिजली बिल बकाया होने पर भी कनेक्शन न काटने के जो निर्देश दिए, उसकी चर्चा भी इसी बैठक से शुरू हुई थी। सीएम योगी सिर्फ सांसदों और विधायकों से फीडबैक नहीं ले रहे, बल्कि उस फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दे रहे हैं। फिर चाहे बात बुनकरों को राहत देने की हो या फिर किसानों का बिजली बिल बकाया होने पर उनके कनेक्शन न काटने का निर्देश जारी करने की। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से अधिकारियों को भी एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि वो जनप्रतिनिधियों की बात को नजरअंदाज न करें। गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, जिसमें 1 साल का ही वक्त बचा है। ऐसे में कोशिश सीएम योगी की यह है कि सांसदों विधायकों से न केवल जनता से जुड़ी समस्याओं का फीडबैक लिया जाए, बल्कि लापरवाह अधिकारियों पर लगाम भी लगाई जाए। क्योंकि जिस तरह से करीब 2 दर्जन आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, उसे इस कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा, क्योंकि इसमें ज्यादातर आईपीएस अवध और ब्रिज क्षेत्र के हैं। और अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द 5 जिलों के डीएम का
ट्रांसफर भी हो सकता है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जोशीमठ में घर वाला घमासान, मुआवजे का मास्टर प्लान, क्योंकि सीएम धामी ने मुआवजे की बात कहकर लोगों की हिम्मत बढ़ा दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जोशीमठ के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगी, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश और दुनिया की नजर जोशीमठ पर टिकी हुई है। देखा नहीं जाता है, यहीं पे हमारा बचपना बीता है। सब कुछ हमारी माँ, चाची, भाई बहनों ने सबने बहुत मेहनत करी और आज वो घर से वे ये खंडर को देखते हुए कुछ भी शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए। जोशीमठ में घर वाला घमासान, मुआवजे का मास्टर प्लान। टूट रहा लोगों का संयम, कब लगेगा जख्मों पर मरहम। जोशीमठ में एक तरफ पहाड़ दरक रहे तो दूसरी तरफ बर्फबारी जख्मों पर नमक छिड़क रही, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा। होटल मांडवी के जस्ट उसी की बुनियाद में मेरा घर है और मेरी 6 महीने की बेटी है। उसको लेके मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। 2 तारीख को हमारे यहाँ 11-12 बजे रात में मकान धसकने की आवाज आई। हमारे अगल बगल से सारे किराएदार भागे। मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही। मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर आई और लोगों ने कहा मांडवी हॉल मरारीन टूट चुका है, पर वो नहीं टूटा था, उसको धसकने की आवाज आई। फिर हम पूरी रात 11:30 बजे से दूसरे दिन तक बाहर ही रहे। तुम्हें पता है जोशीमठ का टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। रात में हमने उसको एक शटर के अंदर रखा, अपनी बेटी को। वहीं मुआवजे पर छिड़ी महाभारत के बीच सीएम धामी ने साफ कर दिया, बिना मुआवजा दिए किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। डर का माहौल इस बात को लेकर भी है, जैसे लोगों से बात की कि हमारे घर गिरा दिए जाएंगे, इसको लेकर क्या कहना आपका? नहीं, देखिए ये सरासर एक भ्रामक बातें हैं। कहीं किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। ये जरूर है कि 2 होटलों के बारे में यहाँ पर जरूर बात आई थी कि दोनों होटल आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं, दोनों झुककर, और उसके नीचे बहुत सारे मकान हैं। हालांकि जो होटल जोशीमठ के लिए डेंजरस बताए गए हैं, उन्हें तोड़ने का काम शुरू हो गया है। गुरुवार को प्रशासन मलारी इन होटल को तोड़ने के लिए पहुंचा, लेकिन बारिश होने की वजह से तोड़फोड़ का काम रोक दिया गया। जोशीमठ में होटलों को डिसमेंटल करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। अब देखिए रात का अंधेरा है, लेकिन रात में भी इस वक्त जो है यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। आईजी गढ़वाल ने ये जानकारी दी है कि 24 घंटे यहाँ पर इसको यहाँ से ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। और देखिए ऊपर से जो सिरा है वहाँ से शुरुआत की है, क्योंकि इसका लोड कम करना है और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर इसको पूरा ढहा दिया जाएगा। तकरीबन 10 दिनों का वक्त इसमें लग सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो मौसम है वो मौसम भी कहीं ना कहीं बदल गया है। मौसम देखिए, और मौसम जो है यहाँ पर चुनौती बन सकता है। एसडीआरएफ और पुलिस के तमाम लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत ठंड है। ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। जोशीमठ में कई ऐसे मकान हैं जहाँ सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं। तो ये आपका मकान है? जी सर। कब ये मकान बना था आपने? सर 2015 में मकान बना था ये। हाँ। और अभी ढह चुका है, देख सकते हो आप लाइव। तो कौन कौन रहता था घर? कौन कौन? मम्मी थी, पापा थे। पापा गुजर चुके हैं, मगर मम्मी है, भाई है, ये है। तो सब लोग कहाँ हैं अभी? अभी सब लोग शिफ्ट हो चुके हैं सर। कहाँ पे रखा गया आप? इधर ही काली कमली है एक धर्मशाला में, वहाँ शिफ्ट है। धर्मशाला में? जी सर। तो आप यहाँ क्या करने आते? क्योंकि हम तो जब गुजर रहे थे हमने देखा कि दरवाजा खुला, तब हम यहाँ पे रुके। सर मेरा रूम है सर। हाँ। बच्चों के कपड़े कुपड़े कई चीजें। क्या लेने आए थे आप? ये कपड़े हैं सर बच्चे के, थोड़ा। एक बेबी है मेरा जी, 8-9 महीने का। 8-9 महीने का बच्चा? जी सर। तो आप उसके कपड़े लेने आए थे? जी सर। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अपने घर का जो सामान है, ज्यादातर सामान ले गए आप यहाँ से? सर अभी तो आप देख सकते हो, लाइव दिखा सकते हो आप, पूरा सामान अंदर ही पड़ा है हमारा, इधर भी है उधर भी है। इस मुश्किल वक्त में लोगों के पास शिविर का सहारा है, क्योंकि जो घर है वहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं। जी आप कब यहाँ पर आया? हम कल ही आए। कल जब जैसे उन लोगों ने अचानक बोला 2 तारीख से आपदा आ रखी है, 2 तारीख से किसी ने कुछ नहीं बोला। कोई ना घर में देखने आया और ना किसी ने कुछ बोला। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं हमारे पास। सब यहीं रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं आप? आइए आपको दिखाते हैं जो जहाँ पे इन लोगों को रखा गया है।
ये वो कमरा या हालांकि यहाँ प्रशासन के लोग भी हैं जो लगातार इनसे बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर इनकी व्यवस्था की गई है ठहरने की। आप देख सकते हैं कुछ सामान भी ये लोग लेकर आए हैं अपने घर का, रोजमर्रा का। आप देख सकते हैं खाने पीने का सामान। सरकार ने कह तो दिया कि खतरा पूरे जोशीमठ पर नहीं, लेकिन सवाल बड़ा है कि जहां खतरा है, क्या धामी सरकार जोशीमठ के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगी? क्योंकि इस वक्त न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश और दुनिया की नजर जोशीमठ पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।